हेलो गाइस, मैं हूं दिनेश यादव। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन कंफर्ट के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो देखते हैं। ह्यूमन कंफर्ट डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो कब कंफर्टेबल फील करेगी, कब अनकंफर्टेबल फील करेगी, वो दो बातों पे निर्भर करता है कि हमारी शारीरिक अवस्था कैसी है और मानसिक अवस्था। फिजियोलॉजिकल का मतलब शारीरिक अवस्था, साइकोलॉजिकल का मतलब मानसिक अवस्था। तो ये दोनों ही पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि ह्यूमन बॉडी कंफर्टेबल फील कर रही है या अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तो जब भी किसी चीज़ का डेफिनीशन देना हो और उसमें साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी इंट्रोड्यूस करना हो तो उस चीज़ का डेफिनीशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे क्लास में कई बार मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, तो एक स्टूडेंट बोलता है कि सर फ़ैन ऑन करना है और दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि सर फ़ैन बंद कर दीजिए। दैट इज़ उसको इरिटेशन होता है। जबकि दोनों का फिजियोलॉजिकल कंडीशन या शारीरिक अवस्था मान लीजिए सेम है, दोनों का हेल्थ सेम है, फिर भी और वेदर कंडीशन भी सेम है। उसी वेदर कंडीशन में एक स्टूडेंट कहता है कि फ़ैन ऑन करना है, दूसरा बोलता है ऑन नहीं करना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली दोनों लोग अलग अलग हैं, जो उनका मानसिक अवस्था है दोनों का अलग अलग है। तो इस तरह से ह्यूमन कंफर्ट के बारे में हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि ह्यूमन कंफर्ट is that condition of mind which express satisfaction with the thermal environment। मान लीजिए जो भी थर्मल इन्वायरमेंट है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे विंटर हो या फिर रेनी सीजन हो, उस पर्टिकुलर थर्मल इन्वायरमेंट में ह्यूमन बॉडी कंफर्टेबल फील कर रही है या अनकंफर्टेबल फील कर रही है, उसे हम इस तरह से बता सकते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड क्या है, कंडीशन ऑफ माइंड क्या है। दैट इज हमारी मानसिक अवस्था कैसी है, भी मानसिक अवस्था कैसी है, उसके आधार पे हम बता रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी कंफर्टेबल फील कर रही है या अनकंफर्टेबल फील कर रही है। क्योंकि फिजियोलॉजिकली जो शारीरिक रूप से अगर हम बात करें तो ये तो डायरेक्टली दिखता है कि भाई तबीयत खराब है तो फैन बंद करना है या एसी बंद करनी है। या फिर अगर साइकोलॉजिकली बात करें तो ये पैरामीटर डिसाइड कर रहा है ह्यूमन कंफर्ट के बारे में। ठीक है। तो ह्यूमन कंफर्ट दोनों चीज़ों पे निर्भर करता है, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, शारीरिक अवस्था और मानसिक अवस्था पे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है दिस इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द टर्म ह्यूमन कंफर्ट। ह्यूमन कंफर्ट को अगर डायरेक्टली डिफाइन करना हो तो बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल टर्म भी यूज हो रहा है। अभी जो मैंने एग्जांपल बताया कि दो स्टूडेंट्स हैं तो उसमें दोनों का साइकोलॉजिकली दोनों अलग अलग हैं, तो इस वजह से सेम कंडीशन में एक का डिमांड होता है कि फ़ैन ऑन करना है, दूसरे स्टूडेंट का डिमांड होता है फ़ैन बंद करना है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल या फिर कह सकते हैं मानसिक अवस्था के हिसाब से हमने यहाँ पे ह्यूमन कंफर्ट को डिफाइन कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इफ़ेक्टिव टेम्परेचर के बारे में। इफ़ेक्टिव टेम्परेचर, अब यहाँ वर्ड आ गया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आने से आप ये नहीं समझेंगे कि ये पर्टिकुलर कोई एक्चुअल टेम्परेचर है जिसे हमें थर्मोमीटर से मेजर करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिव टेम्परेचर इज नॉट एन एक्चुअल टेम्परेचर इन द सेंस दैट इट कैन बी मेजर्ड बाई ए थर्मोमीटर। जैसे हमने टेम्परेचर कहीं वर्ड सुना है कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका मतलब हमने थर्मोमीटर से नापा होगा, मेज़र किया होगा और हमने बताया कि इस बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। बट जहाँ वर्ड लिखा रहेगा इफेक्टिव टेम्परेचर, वहाँ ऐसा नहीं समझना है। जैसे मान लो इफेक्टिव टेम्परेचर की वैल्यू लिखी है 21, तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर हमने थर्मोमीटर से मेजर करके बताया है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई ये है क्या, इफेक्टिव टेम्परेचर है क्या? देखिए लिखा इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इंडेक्स ऑफ वेरियस combination of dry bulb temperature, humidity, radiation condition and air movement that induce the same thermal sensation। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो कितना हॉट महसूस कर रही है, इतना कोल्ड महसूस कर रही है, ये तीन पैरामीटर पे निर्धारित होता है। तीन पैरामीटर ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी कितना गर्म महसूस कर रही है या फिर कितना ठंड महसूस कर रही है। और वो तीन पैरामीटर्स हैं डीबीटी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एयर वेलोसिटी। ये तीन पैरामीटर ही डिसाइड करते हैं कि ह्यूमन बॉडी कितना हॉट महसूस कर रही है, कितना कोल्ड महसूस कर रही है।
तो इन तीनों पैरामीटर को अगर कंबाइन रूप से एक न्यूमेरिकल वैल्यू में सेट किया जाए तो वो टर्म कहलाता है इफेक्टिव टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए इफेक्टिव टेम्परेचर की वैल्यू 21 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे केवल ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू नहीं है, वो वहाँ पे डीबीटी ड्राई बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर की वेलोसिटी या एयर का मूवमेंट, ये जितने भी टर्म हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, इन सभी का ह्यूमन बॉडी पे कितना प्रभाव होगा, उन सभी को समराइज करके कंबाइन करके एक ओनली वन न्यूमेरिकल वैल्यू में हमने इसे एडजस्ट कर रखा है। तो यही टर्म क्या कहलाएगा, इफेक्टिव टेम्परेचर। तो ये जो इफेक्टिव टेम्परेचर है इसका यूज कहाँ पे होगा, एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, इसको जैसे हमने साइकोमेट्री चार्ट पढ़ा था, तो साइकोमेट्री चार्ट में एयर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को उसमें लिस्ट आउट किया गया है, उसमें दिखाया गया है कि कितने डीबीटी पे कितने ड्राई बल्ब टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी कितनी होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमने उसमें रख रखा है और वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर कहलाती हैं। तो ऐसे ही एक टर्म है ह्यूमन कंफर्ट। तो ह्यूमन कंफर्ट के लिए हमने कंफर्ट चार्ट बना रखा है। कंफर्ट चार्ट में यही सारे पैरामीटर्स के बारे में होंगे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है और एयर की मूवमेंट कितनी है। इन सभी को कंबाइन रूप से हम ह्यूमन कंफर्ट चार्ट पे प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। और इसमें अलग अलग सीजन के हिसाब से, जैसे मान लो सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो इन अलग अलग थर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और एयर का मूवमेंट है, इन सभी को उस पर दिखाया गया है और सभी का कैलकुलेशन करके एक कंफर्ट जोन निर्धारित किया जाता है। इसी चार्ट में, कंफर्ट चार्ट में ही एक कंफर्ट जोन हम दिखाते हैं कि किस पैरामीटर्स पे, मतलब कि कितने पैरामीटर पे या इनकी जो वैल्यू है, जैसे मान लो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर की वेलोसिटी, इनकी वैल्यू कितनी है, कितने वैल्यू पे एक कंफर्ट जोन बन पाएगा। तो उसमें कंफर्ट चार्ट में कंफर्ट जोन भी रहता है। कंफर्ट जोन का मतलब कि अगर कंफर्ट जोन में हम हैं तो ह्यूमन बॉडी कंफर्टेबल फील करेगी, कंफर्ट जोन से बाहर आ गए तो इसका मतलब है कि ह्यूमन बॉडी कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। तो ये इफ़ेक्टिव टेम्परेचर का जो यूज है, एप्लीकेशन है, वो कंफर्ट चार्ट में दिखाया गया है कि कैसे इसको हम यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली इफ़ेक्टिव टेम्परेचर का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि जो कॉम्बिनेशन है किसका किसका, मेनली 3 कॉम्बिनेशन होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का और एयर की वेलोसिटी का। इन तीनों को कंबाइन रूप से एक सिंगल पैरामीटर में एडजस्ट किया गया है जिसका नाम है इफेक्टिव टेम्परेचर। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल या फिर इसे बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की थर्मोडायनेमिक्स क्या है या फिर बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल क्या कैसे करते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। इसको हम एक डायग्राम से भी समझेंगे, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 37 डिग्री सेल्सियस क्या है, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो नॉर्मल इंटरनल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पे ह्यूमन बॉडी कंफर्टेबल फील करती है। हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सो इट्स प्रोडक्शन कैन बी कंट्रोल्ड टू सम एक्सटेंट बाय कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म। जो सारी शरीर में ह्यूमन बॉडी में पाचन क्रिया होती है, उससे भी हीट एनर्जी ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होती है। तो ह्यूमन बॉडी में हीट प्रोड्यूस किसी भी माध्यम से होगी तो उसका टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे बढ़ जाएगा, 37 से अधिक हो जाएगा। तो हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेटाबॉलिज्म जो आपकी एक्टिविटी है उसको भी कुछ हद तक कंट्रोल करके हम बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है एक वर्ड है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि किसी भी तरीके से अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस उससे अधिक हो जाए या उससे कम हो जाए, तो बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है, तभी बॉडी कंफर्टेबल फील कर पाएगी। अब वो किसी तरह से भी करे, थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे भी मेंटेन करे, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम ह्यूमन बॉडी नहीं मेंटेन कर पाती है तो ह्यूमन बॉडी कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएगी। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तो वो एयर कंडीशन स्पेस में जा करके, एक एसी वाले कमरे में जा करके ये थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकता है।
और थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का मतलब कि जैसे मान लीजिए एयर कंडीशन रूम में चला गया कोई व्यक्ति, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसका तापमान नॉर्मली जो है मान लीजिए 16 से 18 डिग्री सेल्सियस है, तो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ये ह्यूमन बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाएगी। और थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का मतलब कि इसका जो इंटरनल टेम्परेचर है नॉर्मल पे आ गया, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। तो इस तरह से ह्यूमन बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन कर पा रही है किसी तरीके से, तो ह्यूमन बॉडी कंफर्टेबल फील करेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में, इफ़ द इंटरनल टेम्परेचर राइजेज और फॉल्स बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज, अगर किसी भी तरीके से जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का बढ़ जाता है या घट जाता है, तो क्या होगा, मेंटल एंड फिजिकल ऑपरेशन इज कर्टेल्ड। जो मेंटल प्रॉब्लम आएगी या फिर फिजिकल, दोनों। अभी बताया था कि जो ह्यूमन कंफर्ट है वो दो बातों पे निर्भर करता है, शारीरिक अवस्था भी इसमें इंक्लूड होती है और मानसिक अवस्था भी इंक्लूड होती है, तो दोनों ही प्रभावित होंगे। अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे अधिक जाता है या उससे कम आता है, तो दोनों ही अवस्थाएं प्रभावित होती हैं, शारीरिक अवस्था और मानसिक अवस्था दोनों ही प्रभावित होती हैं। और अगर ये जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम हो जाए, बहुत ज़्यादा 37 से बहुत ज़्यादा अधिक हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, इवन डेथ तक भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारा हो गया डेविएशन ऑफ द टेम्परेचर फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर। जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर अगर नॉर्मल से ज़्यादा डेविएट कर रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, उसको हम आने वाले फिगर्स में और अच्छे से देख सकेंगे। आगे लिखा है, समटाइम्स द बॉडीज ओन इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम इनिशिएट ए बॉडी टेम्परेचर राइज इन ऑर्डर टू किल इन्फेक्शन और वायरस। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आज के टाइम में कोविड टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो कई बार आपने देखा होगा कि जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है उसको ये वायरस कम प्रभावित कर रहा है। तो इम्यून सिस्टम या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो जिस ह्यूमन की इम्यून सिस्टम अधिक है तो उसके अंदर भी बहुत सारे, या ऐसे न्यूज़ में आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी हमारे ह्यूमन बॉडी में ही बहुत सारे सेना जैसे जो है वायरस हैं जो बाहर के खतरनाक वायरस से लड़ते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी अधिक होती है तो उसके इंटरनल जो डिफेंडर्स हैं, डिफेंडिंग वायरस कह सकते हैं, पॉजिटिव वायरस, तो वो आने वाले एक्सटर्नल वायरस के ऊपर अटैक करके बॉडी को इम्प्रूव उससे बचाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कई बार बॉडी का टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ता है। क्यों बढ़ता है कि जो हमारे अंदर बहुत सारे वायरस आ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, उसको सही करने के लिए भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ये भी कारण है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने का। और मेटाबॉलिज्म तो है ही, जो हमारा पाचन तंत्र है उससे भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं इसमें, an extremely sensitive portion of brain called hypothalamus constantly register the temperature of the blood and seems to be stimulated by minute change in blood temperature originating anywhere in the body। इसका क्या मतलब है कि ब्रेन में हाइपोथैलेमस नामक एक कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस एक टिश्यू है या फिर कुछ टिश्यू ही बोल सकते हैं इसमें हाइपोथैलेमस को, जो जिसका काम क्या होगा, एक सेंसर बोल सकते हैं, टिश्यू बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे हैं, हाइपोथैलेमस एक प्रकार का टिश्यू बोल सकते हैं यहाँ समझने के लिए, या फिर एक सेंसर बोल सकते हैं, जो ब्रेन का बहुत ही देखिए लिखा सेंसिटिव पोर्शन है, बहुत ही सेंसिटिव पोर्शन है, और जिसका काम क्या होगा, टेम्परेचर, ब्लड का टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, रजिस्टर करना, और ब्रेन को तुरंत सूचित कर देगा कि भाई कहीं पे शरीर के किसी हिस्से में अगर बॉडी का टेम्परेचर अधिक हो गया, कम हो गया, तो ये हाइपोथैलेमस जो है इसकी सेंसिटिविटी इतनी होगी कि वो ब्रेन को तुरंत इन्फॉर्म कर देगा। और जो ब्लड है, जो ह्यूमन बॉडी का ब्लड है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है। तो इससे भी जो है काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई जैसे हमने फिन्स पढ़ा है, फिन्स का काम होता है कि हीट को रेडिएट करना, तो इसी तरह से यहाँ पे स्किन का भी काम होगा हीट को रिलीज करना। तो इस तरह से हम कई इन्फॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी के बारे में देख सकते हैं, और ह्यूमन बॉडी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं वो कहलाएगा थर्मोडायनामिक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये जितने भी पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको एक आने वाली इस फिगर में देखें तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ये देखिए ये फिगर है, इसमें बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे है, ये थर्मोमीटर से थर्मोमीटर जैसा है, इसमें बॉडी टेम्परेचर इधर लिखा हुआ है। अब बॉडी टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने से ह्यूमन बॉडी में कैसे रिएक्शंस आते हैं वो यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिए। ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है कि दैट इज़ कि अगर ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर देखिए कितना होता है 37, तो 37 में क्या लिखा है नॉर्मल टेम्परेचर, 37 होता है नॉर्मल टेम्परेचर। अब ये वाला एरो देखिए नीचे की डायरेक्शन में है और 37 को रेफरेंस लाइन मान लीजिए कि 37 पे तो बिल्कुल नॉर्मल हेल्थ कंडीशन है, उससे नीचे का नाम क्या हो जाएगा ओवर कूलिंग। और 37 से अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो कहलाएगा ओवर हीटिंग। तो ओवर हीटिंग एंड ओवर कूलिंग, अगर 37 से ऊपर जा रहा है तो ओवर हीटिंग कहलाएगा, और 37 से बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो ओवर कूलिंग कहलाएगा। और दोनों ही जो है ह्यूमन बॉडी के लिए कह सकते हैं अच्छे नहीं हैं, दोनों ही अनकंफर्टेबल ही फील कराएंगे। 37 से ऊपर जाएगा तब भी क्या क्या होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, और 37 से नीचे जाएगा तभी कौन कौन से सिम्टम्स बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि 37 तो नॉर्मल टेम्परेचर है, 37 से जैसे ही नीचे आए, 37 से जैसे नीचे आए तो थोड़ी सी हमें सिवरिंग जैसा होता है या फिर कपकपी जैसा होता है, या फिर जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो हेयर्स होते हैं स्किन पे वो खड़े होने शुरू हो जाते हैं और हल्की सी ठंड लगने लगती है। तो 37 से जैसे ही नीचे आएंगे तो हमें सिवरिंग जैसा लगेगा या फिर थोड़ा सा कपकपी जैसा लगेगा। अब देखिए इसमें अलग अलग टेम्परेचर्स हैं कि 32 आ गया तब क्या होगा ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोजर। अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 32.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो इस पर क्या होगा कि अगर आप कमरे से बाहर जा रहे हैं तो कुछ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। जो अगर एक्सपोजर हो रहा, कमरे से बाहर जा रहे हैं तो आपको कुछ क्लॉथ वगैरह ज़्यादा पहनना पड़ सकता है, ठंड लगेगी, या फिर कोई मेडिसिन वगैरह लेना पड़ जाएगा तभी आप बाहर जा सकते हैं। तो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोजर। और ज़्यादा कम हो गया, देखिए इस रेफरेंस पे क्या लिखा हुआ है लूज पावर ऑफ स्पीच। अगर 32 से कम हो गया मतलब जो है कुछ 28 तक हो गया, लगभग 28 या 27 तक हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा लूज पावर ऑफ स्पीच, बोलने में दिक्कत होगी, जो आवाज़ है बोल सकते हैं वो चली जाएगी या फिर बोल नहीं पाएंगे, ठीक से बोला नहीं जाएगा ह्यूमन से। नेक्स्ट लेवल पे देखिए क्या लिखा है, इस रेफरेंस पे लिखा है हंस्ड अप एंड रिजिड, जो बॉडी है वो झुकनी शुरू हो जाएगी। यहाँ देखिए रिएक्शंस भी दिखा रखा है, थोड़ा सा झुकाव टाइप का आएगा या अकड़न जैसी आने लगेगी बॉडी में, बॉडी बिल्कुल रिजिड हो जाएगी इतने टेम्परेचर पे। अब यहाँ देख सकते हैं कि कितना सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है सारी चीज़ों को। और ये लास्ट वाला क्या लिखा है लोवेस्ट टेम्परेचर विथ रिकवरी, जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड 15.5 डिग्री सेल्सियस है, अगर इतना टेम्परेचर चला जाता है तो ये लोवेस्ट टेम्परेचर है जिस पे हम रिकवरी कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा चली गई, बहुत ज़्यादा कम हो गया 10 डिग्री या फिर और ज़्यादा कम हो गया तो हो सकता है कि डॉक्टर्स को वैसे तो डॉक्टर्स को इसमें दिखाना ही पड़ेगा, बट जो है रिकवरी रेट या जो रिकवर करने का जो लिमिट इसमें दिखाया गया है वो इतना है 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो लोवेस्ट टेम्परेचर लिखा गया है, बताया गया है रिकवरी के लिए। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन बॉडी को किस तरह से दिखाया गया, अगर इतना टेम्परेचर चला गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने सारे अंगों को, हाथ को, पैर को इस तरह से मोड़ करके पूरा इस तरह का शेप बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बना रखा है यहाँ पे। और 37 से ऊपर की बात करें, 37 से अगर ऊपर की बात करते हैं तो देखिए 37 से 37.8 हो गया तो स्वेटिंग बिगिंस, पसीने आना शुरू हो जाएगा। 37 से जैसे ही 0.8 भी बढ़ा तो हल्का सा पसीना आना शुरू हो जाएगा। और इस पे अलग अलग पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, जैसे 43 पे मान लीजिए एक्सट्रीम चला गया 43.3। अभी तो वैसे आपने देखा होगा कि बुखार 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी चला जाता है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड भी बुखार के टाइम में बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है, बट यहाँ पे 43.3 पे भी सिम्टम्स में क्या लिखा हुआ है ब्रेन डैमेज हो सकता है, फैंटिंग हो सकता है, आदमी मूर्छित हो सकता है, या फिर नॉसियस फीलिंग कि अरुचिकर टाइप का कि गुस्सा आना शुरू हो सकता है, या फिर इरिटेशन प्रॉब्लम आ सकती है। इतने टेम्परेचर पे अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इतना होता है तो ये सारे सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आएगा कि बॉडी ओवर हीट हो गई है, ओवर हीटिंग के कंडीशन में आएगा। यहाँ पे इस तरह से सिम्टम दिखाया गया है ह्यूमन बॉडी का।
तो कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखेंगे कि जो रेफरेंस टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे ऊपर जाएंगे तो भी जो है फिजियोलॉजिकली शारीरिक रूप से प्रॉब्लम आएगी, इससे नीचे आएंगे तब भी शारीरिक रूप से ह्यूमन बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। और ह्यूमन बॉडी में शारीरिक रूप से भी प्रॉब्लम आ रही है तो कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए भाई मान लो कि कोई ह्यूमन बॉडी है वो एयर कंडीशनिंग रूम में आता है, तो उससे होता क्या है, मैंने अभी पहले भी बताया था कि बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बॉडी का है, इतना वो किसी ना किसी तरह से मेंटेन कर ले, चाहे वो आग के पास जाए, जब अगर 37 से बहुत ज़्यादा कम हो गया तो वो आग के पास जा सकता है। जैसे कि सर्दियों में हम लोग देखते हैं हीटर वगैरह यूज कर लेते हैं बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने में। और अगर जो है 37 से बहुत ज़्यादा हाई हो गया, 43 हो गया, तो हम एयर कंडीशनिंग रूम में जा सकते हैं। तो एयर कंडीशनिंग रूम में जैसे आप चले गए, मान लो 16 डिग्री सेंटीग्रेड के इन्वायरमेंट में आप चले गए, तो होगा क्या क्या वहाँ पे जो भी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी अभी बताया कि ब्लड का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छा होता है और ह्यूमन बॉडी की जो स्किन है वो भी एज ए फिन्स की तरह काम करेगा। तो जो हीट एनर्जी है वो रिलीज होना शुरू होगा। पता है हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली फ्लो होती है। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा और वो लो टेम्परेचर रीजन में जाएगा तो हीट एनर्जी रिलीज करना शुरू हो जाएगा। और जितना एयर कंडीशनर डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम बॉडी मेंटेन कर पाए 16 या 17 18 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो जैसे ही उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ह्यूमन बॉडी जाता है तो वहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, दैट इज़ कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका बॉडी आ जाएगा। तो इसमें तो मेडिसिन वगैरह भी लेना ही पड़ेगा, ये थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी ही हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कम हो गया तब भी इस तरह से काम नहीं चलेगा कि भाई आग के पास चले गए हो सकता है और ठीक हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा बुखार हो गया तो उसको एयर कंडीशनिंग रूम में जो है हमने रख दिया ह्यूमन बॉडी को तभी ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं है। बट जो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उतना वो मेंटेन कर ले, ठीक है। अब मेडिसिन से भी जो है बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, मेडिसिन दे दिया तभी उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेती है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन हो जाता है तो ह्यूमन बॉडी कंफर्टेबल फील कर पाती है। तो ये सारा कुछ हो गया थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो कौन कौन से सिम्टम्स बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया। बाकी लेक्चर्स जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। उसमें ह्यूमन कंफर्ट में ये बचा हुआ अभी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट ह्यूमन कंफर्ट, ह्यूमन कंफर्ट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। लेक्चर को सुनने के लिए धन्यवाद।